तो बच्चों अभी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। ओके, यहां पर क्या कहा गया, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। तो देखो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस हम लोग ऐसे G से लिखते हैं, तो G इज इक्वल टू 100 ओम। गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 मिलीवोल्ट। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज 200 मिलीवोल्ट या 0.2 वोल्ट, तो गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन दिखा देता है। यहां पर पूछा जा रहा है हाउ विल यू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर ऑफ द रेंज 0 to 2 एम्पियर। मतलब I मस्ट बी 2 एम्पियर मैक्सिमम, I जो मैक्स होगा दैट विल बी 2 एम्पियर। मतलब ये जो एमीटर होगा वो 0 से 2 एम्पियर तक मेजर कर पाएगा। तो देखो बच्चों यहां पर ये एकदम सिंपल एग्जांपल है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने का। सिर्फ एक चीज डिफरेंस है, वो मैं तुम लोगों को दिखाता हूं। उसके पहले गैल्वेनोमीटर को जब हम लोग एमीटर में कन्वर्ट करते हैं उस टाइम पे जो डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं वो मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूं ताकि तुम लोगों को समझने में आसानी हो। तो देखो ये है अपना गैल्वेनोमीटर, उसके साथ हम लोग एक R रेजिस्टेंस का एक शंट अप्लाई करते हैं, इजंट इट? शंट मतलब एक बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। क्यों? ताकि ये जो गैल्वेनोमीटर है जो हाईली सेंसिटिव है, बहुत ही कम अमाउंट में करंट जाने से भी ये बहुत अमाउंट में डिफ्लेक्ट हो जाता है, ताकि इसको हम लोग बचा सके। ओके, ताकि ज्यादातर करंट यहां से चला जाए। तो देखो बच्चों यहां पर जो अमाउंट ऑफ करंट जाएगा दैट इज IG, यहां पर से I अमाउंट ऑफ करंट जाएगा। तो यहां पर इस पॉइंट में अगर वो डिवाइड हो जाए तो ये हो गया IG और यहां से जाएगा I माइनस IG। एम आई क्लियर बच्चों, समझ में आया? अब हमें IG नहीं पता, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तो IG कैसे निकाले? सिंपल ओम्स लॉ है ना हमारे पास। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कितना है? 0.2 वोल्ट। क्यों? 0.2 वोल्ट में ही गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देता है। तो अगर हमें IG निकालना है तो IG इज इक्वल टू V बाई R। V मतलब 0.2 वोल्ट एंड R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर विच इज G। तो G का वैल्यू क्या है? 100 ओम। तो ये कितना हो जाएगा? 0.002 एम्पियर। Am I clear? तो IG भी निकल गया है बच्चों। अब देखो अक्रॉस गैल्वेनोमीटर एंड अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर IG into G is equal to potential difference across the resistance is equal to I minus IG into capital R। Am I clear बच्चों? और ये R ही हमें निकालना है। ओके, तो IG का वैल्यू हो गया 0.002, G का वैल्यू हो गया 100 इक्वल टू I माइनस IG मतलब 2 माइनस 0.002 इंटू R, और इस R को ही हमें निकालना है। तो यहां पर अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो R विल बी इक्वल टू 0.1 ओम। तो आंसर में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ टू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 2 एम्पियर। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इफ वी कनेक्ट अ शंट ऑफ रेजिस्टेंस 0.1 ओम देन द गैल्वेनोमीटर विल बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ रिक्वायर्ड रेंज। एम आई क्लियर? समझ में आया? तो बच्चों ये जो क्वेश्चन था दैट वाज 11.1। अब जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे दैट इज इसका ही जो 2 क्वेश्चन है 11.2। ओके, अब देखो बच्चों 11.2 में क्या कहा गया है? डिफाइन एन एम्पियर इन टर्म्स ऑफ फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। सो एक सिंपल डेफिनेशन है और कुछ नहीं, लेकिन देखो ये सब डेफिनेशन हम लोग कैसे याद रखते उसका एक ट्रिक तुम लोगों को बता देता हूं। अगर
यहां पर जो चीज के बारे में कहा गया है, मतलब ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ओके, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, ओके। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स है, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ विच इज कैपिटल F बाई L इज म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई r। यहां पर I1 और I2 क्या है, ये अगर वायर नंबर 1 है, ये अगर वायर नंबर 2 है, तो यहां से I1 करंट फ्लो हो रहा है, यहां से I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई r, ओके। तो यहां से हम लोग 1 एम्पियर करंट का डेफिनेशन निकाल सकते हैं अगर हमें फॉर्मूला याद है। तो इसीलिए मैं बार बार तुम लोगों को बोलता रहता हूं कि फॉर्मूला को रट्टा लगाओ बच्चों, फॉर्मूला याद करो। किसी भी लेवल में, बोर्ड्स, जेई, नीट, एडवांस, फॉर्मूला तुम्हें याद रखना ही है। कुछ भी कर लो, कितना भी तुम्हें कंसेप्ट आ जाए, फॉर्मूला याद नहीं है तो तुम लोग नहीं खत्म कर पाओगे न्यूमेरिकल को, तुम लोगों को आंसर नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं पता, यूज क्या करोगे। तो देखो, ये फॉर्मूला अगर हमें याद है तो यहां से हम लोग सिंपली डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर हम लोग ऐसे लिखे, इफ I1 is equal to I2 is equal to 1 ampere, R is 1 meter, in that case F will be equal to mu naught by 2 pi, isn't it? अब इसी चीज को, ये जो टोटल है हमारे पास, इसी को हम लोग डेफिनेशन में, मतलब सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। और इतना इंग्लिश तो हम सबको आता है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट। क्यों? क्योंकि हम लोग 1 एम्पियर करंट को डिफाइन कर रहे हैं, तो इट इज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट, और इट इज अ डीसी करंट, सो दैट्स व्हाई इट इज अ स्टेडी करंट व्हिच ऑन फ्लोइंग इन ईच ऑफ द 2 पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर। देखो, ये दोनों इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है और ये दोनों पैरेलल भी है, प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम, the distance between them is 1 meter, okay, produces force 2 into 10 to the power minus 7। see, यहां पर mu naught by 2 pi। अब mu naught का वैल्यू क्या है, 4 pi into 10 to the power minus 7 divided by 2 pi। तो ये कितना हो जाएगा, पाई और पाई कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर। तो प्रोड्यूसेस फोर्स 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर लेंथ। Am I clear? तो देखो, अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला में सिर्फ I1 और I2 को 1 एम्पियर बिठा दो, R को 1 मीटर बिठा दो, तब F का जो वैल्यू आता है विच इज 2 into 10 to the power minus 7 मीटर, 7 न्यूटन पर मीटर, इसको हम लोग सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, तो दैट विल बी द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। Am I clear? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का 1 करेंगे। तो 1 का जो ए वाला क्वेश्चन है, यहां पर कहा गया है ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन इट्स फाइनल इमेज लाइज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ओके। तो यहां पर तुम लोग ये वाला डायग्राम ड्रॉ करोगे, ओके। और यही नहीं बच्चों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, इन दोनों का ही जो इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और इमेज एट इंफिनिटी, इन दोनों पोजीशन के लिए ही तुम लोग डायग्राम ड्रॉ करना प्रैक्टिस करके रखना, क्योंकि यहां इन तीन डायग्राम में से कोई भी एक डायग्राम आ सकता है, और दैट विल बी ऑलमोस्ट एश्योर्ड कि आएगा ही, ओके। अब यहां पर जो बी है, वहां पे क्या पूछा जा रहा है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज लाइज एट इंफिनिटी। तो जब फाइनल इमेज इंफिनिटी में होता है इन केस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो वहां पर तो उसका जो एक्सप्रेशन है वो हमें लिखना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस FO बाई FE, ये लिख देना, कोई भी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ सिर्फ एक चीज ऐड कर सकते हो कि m इज द मैग्निफिकेशन, FO फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, FE फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। एम आई क्लियर? आईपीस लेंस समझ में आया? सिर्फ इतना ऐड कर देना, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो पूछा जा रहा है,
फॉर रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम N2 surrounded by a rarer medium of refractive index N1, derive a formula connecting object distance u, image distance v and radius of curvature r for the object in rarer medium and a real image formed inside the denser medium. तो बच्चों यहां पर डायग्राम तुम लोग ये ड्रॉ करोगे, ओके सिर्फ μ1 और μ2 को N1 एंड N2 से रिप्लेस कर देना और ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद जो फॉर्मूला तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा दैट इज N2 बाई u इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई r, यहां पर r है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके तो ये फॉर्मूला हम लोगों को डिराइव करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली डायग्राम ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना और फिर जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करना भी प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो ये सब जो क्वेश्चंस होता है ना बच्चों बोर्ड्स में, ये क्वेश्चन होता है कि तुम्हें याद है जल्दी से जल्दी उसको डिराइव कर लिया और एकदम प्रॉपर्ली डिराइव करके उसका पूरा मार्क्स ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा कुछ ना कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो थोड़ा ज्यादा ट्रिकी होगा, जहां पर टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, तो उसको कवर कैसे करोगे इन सब जगहों पर, अगर वो तुम्हें अच्छे से याद रहे, और याद कब रहेगा जब अच्छे से प्रैक्टिस करके रखोगे, इजंट इट। अब देखो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, ओके क्वेश्चन नंबर 13 में यह कहा गया है कि यूजिंग हाइगेन्स वेव थ्योरी प्रूव स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो ये जो डेरिवेशन है ये तुम लोगों को विथ डायग्राम ड्रॉ करना है, तो इसको अलग से मैं इसका डायग्राम या कुछ भी मैं दिखा नहीं रहा हूं। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, ओके एंड लेट मी टेल यू क्वेश्चन नंबर जो 14 है ये प्रॉपरली एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनो। अ सर्टेन मेटल emits photoelectrons with a green light but not with yellow light, okay? अब देखो सबसे पहले मैं ये लिख देता हूं V I B G Y O R। In terms of wavelength देखो wavelength इस तरफ इंक्रीज करेगा, लैम्डा इस तरफ इंक्रीज कर रहा है, मतलब V में सबसे कम और R में सबसे ज्यादा, और ऐसे ही अगर फ्रीक्वेंसी देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी इस तरफ इंक्रीज करेगा, इजंट इट? क्यों? जिसका हमें पता है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये तो हमें पता है। तो अगर C कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन अ मीडियम इज कांस्टेंट, तो न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर लैम्डा जिसका सबसे ज्यादा उसका न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे कम, तो VIB GYOR मतलब लैम्डा इस तरफ सबसे ज्यादा हो रहा है और इस तरफ फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है, तो रेट का लैम्डा सबसे ज्यादा, रेट का फ्रीक्वेंसी सबसे कम, ये दिमाग में बैठा लो। अब यहां पर बोला जा रहा है सर्टेन मेटल emits photoelectrons with a green light but not with yellow light। तो yes and no ऐसा करके लिख देते हैं, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है और नहीं कर रहा है, ओके ग्रीन लाइट से ये एमिट कर रहा है एंड येलो लाइट से ये एमिट नहीं कर रहा है, ओके दिस इज ग्रीन एंड दिस इज येलो। इफ दिस सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद ब्लू लाइट एंड रेड लाइट, ओके तो ब्लू एंड रेड इन दोनों लाइट से अगर इल्यूमिनेट किया गया है, which one of the two will cause photoelectric emission? Am I clear? समझ में आया बच्चों? तो देखो बच्चों अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी देखें तो एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज इक्वल टू h इंटू न्यू, जहां पर h है प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। अब VIB GYOR में किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? देखो वायलेट का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा और रेड का फ्रीक्वेंसी सबसे कम, मतलब जो वायलेट का जो फोटोन होगा, मतलब वायलेट का जो एनर्जी होगा उसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, रेड का एनर्जी सबसे कम होगा, इजंट इट?
तो यहां पर ग्रीन और येलो में किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? देखो देखो, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रीन बाद में है, येलो पहले है, तो मतलब येलो का फ्रीक्वेंसी कम होगा, ग्रीन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, और इसीलिए ग्रीन लाइट से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है, येलो लाइट से नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि येलो लाइट का जो एनर्जी है दैट इज नॉट सफिशिएंट टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। ओके बच्चों, अब देखो, तो यहां पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि न्यू जी इज ग्रेटर देन न्यू येलो। ओके, दैट्स वाई एनर्जी फॉर ग्रीन इज ग्रेटर देन एनर्जी फॉर येलो। एम आई क्लियर? तो अगर ऐसा ही है तो इस हिसाब से ब्लू और रेड में अगर देखा जाए तो किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? देखो, जो ब्लू का फ्रीक्वेंसी है ये ग्रीन से भी ज्यादा है। पहले ग्रीन से ऑलरेडी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा था, और ब्लू का जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रीन से भी ज्यादा है। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू इज इवन ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन, इजंट इट? क्लियर? एंड अगर रेड देखा जाए तो रेड का जो फ्रीक्वेंसी है, जो रेड का फ्रीक्वेंसी है वो येलो से भी कम है, लीस्ट फ्रीक्वेंसी। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड इज इवन लेसर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो। तो ऑलरेडी येलो से तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन हो नहीं रहा था, तो रेड से और भी नहीं होगा, मतलब होगा ही नहीं। तो फॉर रेड देयर विल बी नो एमिशन, एंड फॉर ब्लू देयर विल बी यस एमिशन। ओके, मतलब ब्लू से, क्योंकि ऑलरेडी जो पैरामीटर है वो सेट कर दिया गया है कि ग्रीन के लिए फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है, तो जिस लाइट का फ्रीक्वेंसी ग्रीन से भी ज्यादा होगा उससे तो ऑब्वियसली होगा, तो इसीलिए ब्लू का फ्रीक्वेंसी ग्रीन से ज्यादा है, इसलिए ब्लू से भी फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होगा। और अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर येलो से फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो रहा था, तो अगर येलो से नहीं होगा, रेड का फ्रीक्वेंसी उससे भी कम है, तो येलो अगर नालायक है तो रेड तो और भी होगा ना, तो रेड से और भी ज्यादा नहीं होगा, इजंट इट? तो इसीलिए यहां पर रेड को मैंने लिख दिया है कि रेड से फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा और ब्लू से होगा। एम आई क्लियर बच्चों? तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है? What conclusion can be drawn from this phenomena regarding the nature of light? ओके, तो यहां से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसके ऊपर उसका एनर्जी या उसके लिए जो एसोसिएटेड फोटोन है उसके एनर्जी डिपेंड करता है। ओके, तो जिस लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा उस लाइट का एनर्जी भी ज्यादा, या उस लाइट के लिए जो फोटोन होगा उसका एनर्जी भी ज्यादा। इसीलिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि एनर्जी ड्यू टू वायलेट लाइट इज द हाईएस्ट देन द एनर्जी ड्यू टू रेड लाइट। एम आई क्लियर? समझ में आया?